कि क्लास में हम लोगों ने भारत के संविधान के बारे में देखा था, पढ़ा था, और उसमें हमने ये देखा था कि एक रूपरेखा समझी थी भारत के संविधान की और सिलेबस को समझा था। और उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने सबसे पहले भारत के संविधान की विशेषताओं के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है, जिसमें समाजवाद था, पंथनिरपेक्ष था, गणतंत्र था, लोकतंत्र था। इसमें दो चीज़ें छूट गई थी, दो टॉपिक रह गए थे। एक तो था जो बहुत इम्पोर्टेंट है, लिखित संविधान। लिखित संविधान, ये क्लियर बताया कि भारत का संविधान एक लिखित संविधान है, लिखित दस्तावेज है। इसका मतलब एक लिखित करके एक जगह पर स्टोर किया गया हुआ है, रखा गया है सुरक्षित, ठीक है। कौन सा ऐसा देश है जिसका संविधान अलिखित है? तो वो देश है ब्रिटेन, ठीक है, इसका संविधान अलिखित है, अलिखित है। क्या अंतर है भाई लिखित संविधान में और अलिखित संविधान में? ठीक है, भारत का संविधान लिखित ही क्यों बनाया गया? या कोई और देश भी है? हाँ, एक देश और है जिसका लिखित है, अमेरिका, ठीक है। अमेरिका का संविधान कब बना था इसका? 1789। कब आज़ाद हुआ था अमेरिका? 4 जुलाई 1776 को आज़ाद हुआ था, ठीक है। उसके बाद इसकी भी संविधान की निर्माण की प्रक्रिया हुई। जब संविधान निर्माण की प्रक्रिया हुई उसके बाद इसको भी लिखित संविधान बनाया गया, लेकिन ब्रिटेन का लिखित संविधान नहीं है। और क्यों नहीं है इसके बारे में चर्चा करते हैं, और लिखित है क्यों है। देखो भाई, लिखित का मतलब तो ये है कि साहब कानून दे दिए गए हैं, एक किताब में लिख दिए गए हैं, उस कानून के हिसाब से जनता को शासित होना है, ठीक। जैसे कि भारत के संविधान में क्या लिखा हुआ है कि भाग 1 से लेकर 4 में क्या है, भाग 2 में क्या है, भाग 3 में क्या है, भाग 4 में क्या है, भाग 5 में क्या है, भाग 6 में क्या है, सब में ये सारी बातें लिखी हुई हैं, ठीक। तो भारत का संविधान लिखित है। अलिखित क्या होता है? अलिखित ये होता है कि इसको लिखा नहीं गया, लेकिन ये व्यवहार में इस तरीके से है कि ये एक सिस्टमेटिक चला रहा। जैसे एक एग्जाम्पल लें, मान लो आपका अपने घर की बात करते हैं, परिवार में मुखिया कौन होते हैं? पिताजी, पिताजी मुखिया हैं साहब, ठीक। इसको समझना बहुत अच्छे से। अब एक रूल बना हुआ है कि सुबह साहब 8 बजे हमें चाय पीनी है, होता है जनरली घर में। 10 बजे हमें नाश्ता करना है, 2 बजे हम खाना खाएंगे, 4 बजे फिर चाय पियेंगे और शाम को 8 बजे फिर खाना खाएंगे। ये हमारा एक शेड्यूल बना हुआ है। ये शेड्यूल हमने कहीं लिखा? कहीं नहीं लिखा। इसका मतलब ये है कि ये शेड्यूल हमारा लिखा हुआ नहीं है, ये हमारे व्यवहार में है, हमारे रूटीन में है। इसमें थोड़ा बहुत तो परिवर्तन हो सकता है कि साहब 8 बजे चाय ना मिले तो 9 बजे मिल जाए, हैं, 1 घंटे का हेर फेर हो जाएगा, ये पहले मिल जाए या बाद में मिल जाए, लेकिन चाय मिलेगी जरूर, खाना मिलेगा जरूर। एक सिस्टम बना हुआ है, एक सिस्टमेटिक वे है। तो ये व्यवहार में आया हुआ चीज़ जो है ये संविधान होता अलिखित। इसका मतलब ब्रिटेन में, क्योंकि ब्रिटेन पे किसी भी देश का कब्जा नहीं था। रोक दो, कैसे बंद हो गई है? व्यवहार में आया हुआ है। इसका मतलब ब्रिटेन में कोई भी अगर गलत कार्य होता है या कानून के सम्मत कार्य नहीं होता, कानून से विपरीत कार्य होता है, तो वहाँ की जनता को भी पता है कि क्या करना है और वहाँ के कानून वालों को भी पता है क्या करना है, ठीक। अभी इसी घर पर नया परिवार आ जाए, वो क्या करेगा? वो अपने हिसाब से कानून चलाएगा, वो भी अलिखित ही होगा। इसका मतलब
एक ही मोहल्ले में 2 घर रह रहे हैं, या फिर एक पड़ोसी है, उनके घर में दूसरे तरीके की व्यवस्था चल रही होगी, तुम्हारे घर में दूसरे तरीके की व्यवस्था चल रही होगी। इसका मतलब कि जो इस तरीके के कानून होते हैं ये ठीक है व्यवहार में आ जाते हैं और ये चलते रहते हैं। इसीलिए ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है, क्योंकि ब्रिटेन में कभी किसी का कब्जा नहीं रहा। दूसरी बात करते हैं, इधर आ जाएं। सबसे बड़ा भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है, ठीक है। और जब भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है सबसे बड़ा भारत का संविधान क्यों है, यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है। भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है, कारण क्या है? कारण है केंद्र तथा संविधान एक ही जगह लिखा हुआ है। तो भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है, कारण क्या है? यह क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है, क्यों है? क्योंकि केंद्र तथा राज्य का संविधान एक ही जगह एक जगह लिखा हुआ है, इसीलिए बड़ा है। अब एक देश है जिसका संविधान सबसे छोटा संविधान माना जाता है, उस देश का नाम है अमेरिका। अमेरिका का सबसे छोटा संविधान माना जाता है। कितने अनुच्छेद हैं? 8 अनुच्छेद हैं। तो जो छोटा है क्यों? क्योंकि केंद्र व राज्य का संविधान अलग अलग है। क्यों? क्योंकि अमेरिका में दोनों की अलग अलग चलती हैं, मतलब राज्य की अलग चलती हैं, ये दोहरी नागरिकता है, ठीक। अब विशेषताओं में 1-2 बात और करेंगे आज, ठीक है, जो कल रह गई थी। जैसे बात करते हैं सबसे पहले संघ, ठीक है। किसके बारे में बात करें? संघ, यूनियन। यूनियन क्या होता है? दूसरा एक शब्द आता है संघात्मक। ये क्या होता है? इसको कहते हैं फेडरेशन। क्या कहते हैं? फेडरेशन। यूनियन क्या होती है? यूनियन का मतलब है, किसी देश के बारे में बात करें कि अगर ये कोई देश है, इसके अंदर एक सत्ता है। क्या है? एक ही सत्ता है, केंद्र सरकार है, और वो पूरे देश पर क्या कर रही है? राज कर रही है, शासन कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये यूनियन सरकारें होती हैं। ये कहाँ ज़्यादा सक्सेस रहती है? छोटे छोटे देश में, स्विट्जरलैंड है, ठीक है, वहाँ पर ये सरकार है। तो ये जो यूनियन का है, तो भारत यूनियन है? नहीं, भारत यूनियन नहीं है। फिर आप बात करते हैं संघात्मक की। जैसे मान लीजिए ये एक देश है, इसमें छोटे छोटे राज्य हैं, ठीक है, इनका अपना प्रशासन है, अपनी पुलिस है, ये सारी व्यवस्थाएं भारत में भी हैं, लेकिन इनका अपना अलग संविधान भी है, इनकी अपनी अलग नागरिकता भी है। इसका मतलब किसी भी देश का नागरिक, इस तरीके के देश का नागरिक केंद्र सरकार का अलग नागरिक होगा और राज्य सरकार का अलग नागरिक होगा। इसका मतलब अगर इंटरनेशनल लेवल पर जाता है तो वो कहेगा मैं देश का नागरिक हूँ, लेकिन अगर राज्यों में रहता है तो वो क्या कहेगा कि मैं राज्य का नागरिक हूँ। जैसे किसी एक राज्य का नागरिक हूँ, जैसे वर्जीनिया का नागरिक हूँ, न्यू जर्सी का नागरिक हूँ, ये सारे के सारे, ये देश कौन सा है? अमेरिका। अब भारत के साथ समस्या आ रही थी। भारत में ना तो यूनियन के लक्षण दिखाई दे रहे थे हमें, और ना हमें किसके लक्षण दिखाई दे रहे थे? फेडरेशन के लक्षण दिखाई दे रहे थे, संघात्मक के। तो भारत के लिए एक शब्द निकाला गया जिसका नाम है
अर्धसंघात्मक, क्या शब्द निकाला गया? अर्धसंघात्मक। मतलब ऐसी व्यवस्था सिर्फ भारत के लिए है, किसी और देश के लिए नहीं है। ऐसी व्यवस्था जहां पर राज्यों को भी शक्ति है, केंद्र को भी शक्ति है, लेकिन अंतिम निर्णय या खिंचाव किसकी ओर है? केंद्र की ओर है। ठीक, ऐसा देश जिसमें राज्य व केंद्र दोनों को शक्ति प्राप्त है, लेकिन झुकाव केंद्र की ओर। ठीक, झुकाव केंद्र की ओर। इस देश को क्या कहते हैं? अर्धसंघात्मक। और अर्धसंघात्मक देश कौन है? भारत है। ठीक, अब तुम लोगों के लिए एक है कि कमेंट सेक्शन में बताना कि भारत को अर्धसंघात्मक किसने कहा है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत के संविधान को या भारत की व्यवस्था को किसने अर्धसंघात्मक कहा है। इंग्लिश में इसको कहते हैं कोसी फेडरल। क्या कहते हैं? कोसी फेडरल। एक हो गया यूनियन, यूनियन भारत नहीं है। दूसरा हो गया फेडरेशन, फेडरेशन भारत नहीं है। नंबर 3 पे आता कोसी फेडरल। इसका मतलब भारत एक अर्धसंघात्मक है, और अर्धसंघात्मक शब्द सिर्फ भारत के लिए लिया गया। इसका एग्जाम्पल हमें सबसे बड़ा दिखाई देता है कि जब भी राज्य सरकार चला रही है, जैसे उत्तर प्रदेश है हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश की राज्य अपना सरकार चला रही है, लेकिन आपातकाल लग जाए या कोई विषम परिस्थिति हो जाए, राष्ट्रपति शासन हो जाए, तुरंत किसके झुकाव किसकी ओर हो जाता है? केंद्र सरकार की ओर हो जाता है। तो केंद्र में, या फिर आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, किसके प्रतिनिधि हैं? केंद्र के प्रतिनिधि हैं, लेकिन नौकरी कहाँ कर रहे हैं? राज्य में कर रहे हैं। तो एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि अंतिम खिंचाव या अंतिम निर्णय किसका है? केंद्र का। तो इसलिए भारत एक अर्धसंघात्मक है। तो ये सब लोगों को बताना है कल कि अर्धसंघात्मक किसने कहा है, और ये क्वेश्चन की गारंटी है 100% आएगा। किसने कहा है? किस जो है क्या कहते हैं इतिहासकार ने कहा है, या किसने संविधानविद ने कहा है, किस राजनीतिज्ञ ने कहा है, ये सब तुम्हारी ड्यूटी है, तुम लोग बताओगे। ठीक है, तो हमने तीन चीज़ों बात करी। एक तो लिखित पे बात करी, क्यों लिखित है। दूसरे नंबर पे हमने बात करी सबसे बड़ा क्यों है, और तीसरे नंबर पे हमने बात करी कि यहाँ पर अर्धसंघात्मक क्यों है। यहाँ जो कल एक टॉपिक शुरू करा था भारतीय संविधान की विशेषता, उसके मूलभूत सारे तत्वों को हमने समझ लिया, मूलभूत शब्दों को समझ लिया, और मैं आशा करता हूँ कि सबकी समझ में आया होगा। जिसकी समझ में ना आए वो मुझसे दोबारा पूछ सकता है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं संविधान का गठन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम संविधान सभा और संविधान की समितियां पढ़ेंगे, और कोशिश ये है कि एक एक समिति को आपको जुबान पर रटा दिया जाएगा, जिससे गलती नहीं होगी। इवन संविधान सभा भी आपने जहाँ जितनी लोगों ने जहाँ पढ़ी होगी उससे अच्छी पढ़ाई जाएगी और उससे ज़्यादा समझ में आएगी। तो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, संविधान का गठन। संविधान का गठन, और संविधान के गठन में सबसे पहला टॉपिक है संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। भारत की संविधान सभा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी जाती हैं। कब क्या क्या घटनाक्रम हुआ, किस डेट को हुआ, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न तो यही उठता है कि भारत के इतिहास में किसने पहली बार संविधान सभा की मांग की। तो ये प्रश्न बड़ा अपने आप में है, लोग इसमें बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। तो भारत के इतिहास में सन हो रहा था 1895। एक हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी ने में बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने पहली बार मांग की, बार संविधान सभा की मांग। पहली बार संविधान सभा की मांग की बीजी तिलक ने 1895 में।
जब ये कोई संविधान सभा को जानता भी नहीं था। क्यों? क्योंकि तिलक का एक नारा था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसको लेकर रहूँगा। मैंने कल भी एक बात बताई थी कि स्वतंत्रता एक हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, किसी के बंधन में पैदा नहीं होता है। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही पैदा होता है उसके बाद वो बंधन में ग्रस्त होता चला जाता है, वो सांसारिक बंधन हो या प्रशासनिक बंधन हो। किसी ने इस बारे में डिस्कस करेंगे असली स्वतंत्रता है क्या। एक छोटी सी क्लास लेके डालेंगे जरूर, स्वतंत्रता क्या है या मूल अधिकार क्या है। एक तो साहब हम सीधे सीधे पढ़ाएंगे वनडे एग्जाम से रिलेटेड कि मूल अधिकार क्या क्या है, लेकिन एक दिन ये पढ़ाएंगे मूल अधिकार है क्यों आवश्यक है। ऐसे हम स्वतंत्रता के बारे में बात करेंगे। एक तरफ तो हम फैक्ट पढ़ाएंगे, दूसरी तरफ पढ़ाएंगे स्वतंत्रता आवश्यक क्यों है, किस किस थिंकर ने, किस किस विचारकों ने स्वतंत्रता के बारे में क्या कहा और क्यों कहा है, इस बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम इसको डिस्कस करते हैं कि पहली बार स्वतंत्रता की मांग की, संविधान सभा की मांग की बाल गंगाधर तिलक ने। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद कुछ मांग और की गई, लेकिन इंपॉर्टेंट बात करते हैं। 1936 के लखनऊ अधिवेशन। अब यहाँ पर क्लियर समझ लेना सब लोग, जब कभी भी मैं इतिहास में या संविधान में लखनऊ अधिवेशन कहूँगा या दिल्ली अधिवेशन कहूँगा, वहाँ साफ समझ लेना कांग्रेस का अधिवेशन है। ठीक है, कोई भी ये नहीं कहेगा कि साहब अधिवेशन काहे का था, तो लखनऊ अधिवेशन का मतलब है कांग्रेस का अधिवेशन। इसमें एक व्यक्ति थे JL नेहरू, देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग की। अब समस्या क्या बनी, अंग्रेजों ने इस मांग को ठुकरा दिया। ठीक, इससे पहले 1935 का अधिनियम आया था, बहुत बड़ा अधिनियम था भारत के लिए। इवन भारत के संविधान में 200 अनुच्छेद तो उसी से ले लिए हमने सीधे सीधे। किसका प्रभाव है, तो ब्रिटेन का सबसे ज़्यादा प्रभाव है भारत के संविधान पे, ब्रिटेन का सबसे ज़्यादा प्रभाव है। कुछ तत्व और हैं, वो हम लिखवाएंगे कि किस किस देश ने से क्या क्या लिया गया है, वो लिखवाएंगे जिस दिन समितियां खत्म हो जाएंगी। आज संविधान सभा पढ़ाएंगे, कल समिति पढ़ाएंगे, समिति खत्म होने के बाद ये लिखवाएंगे किस किस देश से हमने क्या क्या लिया। तो 1936 के लखनऊ अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग की थी, लेकिन मांग को माना नहीं गया था, क्योंकि अंग्रेज इस समय फॉर्म में थे, बड़े लोग थे, तो नहीं माना गया है। आदमी कब सरेंडर करता है, जब उसकी स्थिति कमज़ोर होती चली जाती है। जब उनकी स्थिति कमज़ोर हो जाती है, जब आदमी सरेंडर करता है, तब उसको सबसे ज़्यादा दबाया जाता है। तो इस समय जब ताकतवर होते हैं तब समस्याएं कम होती हैं। तो यहाँ पर हमने बात करी कि 1936 के लखनऊ अधिवेशन में नहीं मानी गई। फिर आता 1939 एक व्यक्ति हैं जिनके नाम पर भारत में एक नेशनल पार्क भी बना हुआ है, राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर बने थे। ये 1939 में इन्होंने मांग की थी। सी राजगोपालाचारी ने संविधान सभा की मांग की। ठीक है, सी राजगोपालाचारी। ये वही वक्त था जब 1939 द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था, और द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन को या अंग्रेजों को अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि ब्रिटेन पूरी तरीके से भाग ले रहा था, या लड़ाई में मजबूत करने के लिए अन्य देशों का समर्थन चाहिए था, और अन्य देशों का समर्थन चाहिए था। तो इस समय ब्रिटेन की स्थिति थी कि ब्रिटेन यहाँ पर कंडीशनल रिक्वेस्ट के लिए मान चुका था कि कहीं ना कहीं उसके दिमाग में थी कि अगर मैं संविधान सभा का भारत को लालच दूंगा तो भारत युद्ध में शामिल हो जाएगा। क्योंकि भारत युद्ध में शामिल क्यों नहीं होना चाह रहा था, भारत युद्ध में शामिल इसलिए नहीं होना चाह रहा था कि भारत का कहना यह था कि हम गुलाम हैं, हम ब्रिटेन के गुलाम हैं, तो हमारा क्या युद्ध है। ठीक है, इसके बारे में हम इतिहास में चर्चा करेंगे क्या क्या हुआ है। लेकिन 1939 में सी राजगोपालाचारी ने संविधान सभा की मांग की, और सी राजगोपालाचारी के नाम पर एक नेशनल पार्क भी है। और मुझे जो है क्या कहते हैं, सब लोग कमेंट सेक्शन में बताना कहाँ पर है, क्या नाम है उसका। और दूसरा एक चीज़ और, यूपी में कितने नेशनल पार्क हैं ये बताना है। उत्तर प्रदेश में कितने नेशनल पार्क हैं ये भी कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक, कितने नेशनल पार्क हैं
ठीक है, जो जो सही जवाब देगा उसे बहुत बड़ा धन्यवाद मिलेगा, ठीक है, थैंक यू बोलेंगे उसको अच्छे से। तो कुल मिला के हम बात करें, 2 क्वेश्चन दिए मैंने, इवन 3 दिए। अर्थसंघात्मक किसने कहा है, सी राजगोपालाचारी के नाम पर कौन सा नेशनल पार्क है, और यूपी में कितने नेशनल पार्क हैं, ठीक है। 1939 में मांग की गई। अब 1939 में क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था और अंग्रेजों को हर किसी से विश्व युद्ध में मदद की जरूरत थी, इसलिए अंग्रेज थोड़े से नीचे थे, सरेंडर करे हुए थे, इस समय स्थिति अच्छी नहीं थी अंग्रेजों की। तो 1940 में एक प्रस्ताव आया जिसका नाम है अगस्त प्रस्ताव। क्या नाम है, अगस्त प्रस्ताव। मैं आप लोगों को संविधान सभा का निर्माण किस किस तरीके से वो पढ़ा रहा हूं, और ये बहुत ही जरूरी है। आने वाले टाइम में इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। खाली यही नहीं है कि इतने सदस्य हुए, 389 बने और 73 भाग गए, या 73 मुस्लिम लीग के थे, 15 महिलाएं थीं, ये सब जगह पढ़ते हैं, बहुत जगह पढ़ते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन का ट्रेंड बदल गया, क्वेश्चन का तरीका बदल गया है, और जो तरीका बदला उस तरीके के हिसाब से ही हम जब पढ़ेंगे तभी हमारे आगे बढ़ने की संभावना रहेगी और हम जल्द से जल्द नौकरी ले लेंगे। तो अगर हम 1940 में अगस्त प्रस्ताव की बात करें तो इस समय गवर्नर जनरल कौन था, यह गवर्नर जनरल कहना मेरा गलत होगा, वायसराय। वायसराय थे लॉर्ड लिन लिथगो। ये अगस्त प्रस्ताव लेकर आए। सबसे बड़ी पार्टी कौन, कांग्रेस। रखा किसके सामने, कांग्रेस के। कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव माना या नहीं माना इसके बारे में बात करेंगे हम इतिहास में, फिलहाल तो ये करते हैं इस अगस्त प्रस्ताव में था क्या। इन्होंने कहा साहब कि अगर भारत युद्ध में शामिल होता है तो भारत में एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। इसका मतलब अंग्रेज यहां पर आते आते मान गए। इसका मतलब संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा तो भारतीय अपना संविधान बनाएंगे, और जब अपना संविधान बनाएंगे तो क्या होगा, भारतीयों को एक मजबूत आधार मिलेगा, लोकतंत्र की तरफ जाएंगे, स्वतंत्रता की तरफ जाएंगे। तो ये बात किसने कही, अगस्त प्रस्ताव में, लॉर्ड लिन लिथगो में। ये क्या हुआ था इस प्रस्ताव का, इसे इतिहास का टॉपिक है, इतिहास में बात करेंगे बाद में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मान गए और प्रक्रिया चली, लेकिन कांग्रेस ने इसको अगस्त प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया था। गांधी जी ने इसे कहा था पोस्ट डेटेड चेक है, ये उत्तर तिथीय चेक। जवाहरलाल नेहरू ने बहुत सारे शब्द कहे थे, जंग लगी कील कहा था, ये सब बात हम वहाँ पर करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें तो इसके बाद से एक प्रारूप बनता चला गया, एक रूपरेखा बनती चली गई, जिसका परिणाम या अंतिम परिणति कहाँ पर दिखाई देती है, 1946 के, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैबिनेट मिशन। इसमें 3 सदस्य थे, 3 सदस्य मिशन था। क्या नाम था, एक क्रिप्स, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और एक और है, उनमें उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे, आ जाएगा अभी थोड़ी देर में, देख लेंगे उसको। कैबिनेट मिशन थे, ये इतिहास में बता देंगे, खैर हम कैबिनेट मिशन थे। इसके आधार पर संविधान, इस कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा का निर्माण हुआ। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना है। इस योजना के अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत संविधान सभा का निर्माण। ठीक, संविधान सभा का निर्माण इस योजना के अंतर्गत हुआ है। तो क्वेश्चन आएगा कल को कि इस संविधान सभा का निर्माण कब हुआ, किस योजना के अंतर्गत हुआ, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ। 1946 में जो कैबिनेट मिशन था, इससे पहले अगस्त प्रस्ताव में बात स्वीकार की गई थी, तैयार भी थे अंग्रेज बनाने को, लेकिन समस्या क्या थी, हमसे एक शर्त मांग रहे थे, वो शर्त थी कि हम युद्ध में शामिल हो जाएं, और हमें युद्ध में शामिल नहीं होना था। ठीक है, कांग्रेस ने इस बात को रिजेक्ट
कर दिया था। अब हम आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं संविधान सभा, इसके साथ हुई। अब संविधान सभा के का निर्माण की चर्चा तो हो गई, योजना के अंतर्गत बनने की बात हो गई, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा आता है कि संविधान सभा हो कैसी, क्या देसी रियासतों के साथ प्रतिनिधि हों या ब्रिटिश जिनको मनोनीत कर दें। मनोनीत जानते हो, नॉमिनेटेड। नॉमिनेटेड क्या होता है कि 10 लोगों में से एक को उठा के बता दिया कि तुम्हारा, जैसे क्लास में मॉनिटर बना देते थे, बचपन में क्लास में मॉनिटर होता था, उसका कोई चुनाव नहीं होता था, उसमें से एक बड़ा अच्छा सा बच्चा दिखाई दिया टीचर को, उसे जो है बोलता है तुम कंट्रोल कर लोगे मॉनिटर, इसको कहते हैं नॉमिनेट। तो मनोनीत हो, निर्वाचित हो, नियुक्त हो, ये बड़ी समस्या थी। इस पर मंथन किया गया संविधान सभा पे, और संविधान सभा में सभी निर्वाचित सदस्यों की बात की गई। कितने सदस्यों की बात की गई? निर्वाचित सदस्यों की। तो क्या थे निर्वाचित सदस्य? निर्वाचित कितने पे किए जाए? तो 10 लाख लोगों पर एक, पर एक सदस्य, एक सदस्य 10 लाख लोगों पर एक, इसका मतलब सभी सदस्य निर्वाचित थे, पहली बात। दूसरी बात करते हैं, अब समस्या ये बनती है कि इसमें एक देसी रियासतें बची हुई थी, मैंने कल भी थोड़ा सा डिस्कस किया था, वो 1857 का विद्रोह, और 1857 का विद्रोह का मुख्य कारण था डलहौजी की हड़प नीति। और जो डलहौजी की हड़प नीति थी, जो डलहौजी ने हड़प नीति के तहत ही वो 1857 का विद्रोह हुआ था। उसके बाद एक एक्ट आया था, भारत शासन अधिनियम 1858 का अधिनियम। उसके बाद ये कह दिया गया था हम किसी भी देसी रियासत को अंग्रेज हड़पेंगे नहीं, और जब हड़पेंगे नहीं तो देसी रियासतें बची हुई थी तो उनके सदस्यों को मनोनीत किया गया था। कितने सदस्य थे अभी हम डिस्कस करेंगे इस बारे में, ठीक है। 9 दिसंबर 1946, ये सबसे बड़ी घटना है। दिल्ली के सेंट्रल हॉल में संविधान सभा बनी। क्या बनी? संविधान सभा बनी, सेंट्रल हॉल। सेंट्रल हॉल वही है जो वर्तमान में संसद भवन है, ठीक। 9 दिसंबर 1946, ठीक है। सॉरी, दिसंबर नहीं है, गलत हो गया यहाँ पर। नौ अगस्त, ठीक है, इसको अगस्त कर लेना, थोड़ी गड़बड़ हो गई। 9 अगस्त 1946 को दिल्ली के सेंट्रल हॉल में संविधान सभा का गठन हुआ। अब बात करते हैं क्या हुआ था। हुआ क्या? 10 लाख लोगों पे एक सदस्य निर्वाचित हुआ, और 10 लाख लोगों पे एक जो सदस्य निर्वाचित हुआ था वो एकल, इसको, इस शब्द को लिख लेना, संक्रमणीय मत प्रणाली या आनुपातिक मत प्रणाली। भारत में कई सदस्य इस तरीके से होते हैं जिनमें राष्ट्रपति प्रमुख है। राष्ट्रपति का भी चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। जब एकल संक्रमणीय मत प्रणाली उस दिन पढ़ाएंगे जिस दिन राष्ट्रपति का निर्वाचन पढ़ाएंगे कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे इसमें होता है। याद रखना कि जो संविधान सभा के निर्वाचित सदस्य थे वो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा आए थे चुने हुए, लेकिन इसका तरीका अलग है चुनने का, ठीक है। इसमें कितने वोटों की जरूरत होती है, क्या होती है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सदस्य कितने थे? सब सदस्य थे 389। 389 में हम बात करें, टोटल सदस्य कितने आए थे? 389। 389 में 292 ब्रिटिश प्रांत के थे। ब्रिटिश प्रांत कौन थे? जैसे कि संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश को कहा जाता था, मध्य प्रांत मध्य प्रदेश को कहा जाता, बंगाल था, महाराष्ट्र था, महाराष्ट्र गुजरात उस समय एक थे, पंजाब हरियाणा एक थे, ये सब प्रांत बने हुए थे, ब्रिटिश प्रांत थे जिन पर ब्रिटेन का कब्जा था। ब्रिटिश प्रांत से सीधे क्या हुआ था? निर्वाचन हुआ था, 10 लाख लोगों पे एक, ठीक। और
वही देसी रियासत, ये लास्ट तक चलती रही हैं। ये वो है, वो जैसे ही वायसराय कुछ कहते थे तो ये अपना हाथ उठा देते थे, इन्हें कोई मतलब नहीं, ये भी नहीं पता था संविधान सभा में हो क्या रहा है, किसके लिए बननी है किसके लिए नहीं, तो अपना अस्तित्व बचाना था कि साहब इनसे रोजी रोटी मिल रही है, ये आराम से पैसे भी दे रहे हैं, पेंशन भी दे रहे हैं अंग्रेज, तो ये बने रहे हैं तो ज़्यादा बढ़िया है। इसीलिए 93 में देसी रियासत के सदस्यों को लाया भी गया था। अब बचे कितने, अगर जोड़ेंगे तो 4 बच गए। 4 कमिश्नरी से आए थे, 4 कमिश्नरी से, कमिश्नरी थी बड़ी बड़ी कमिश्नरी, जैसे दिल्ली कमिश्नरी, 4 सदस्य आए थे। ठीक, इसमें कितने कांग्रेस को कितने एक कितने मुस्लिम लीग को मिले, वो आजकल क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि अगर हम बात करें तो 73 सदस्य जो बाद में चले गए थे, मुस्लिम लीग, 15 महिलाएं, ये इंपॉर्टेंट है, 33 अनुसूचित जनजाति एसटी और 26 एससी, ये सदस्य निर्वाचित हुए थे। कहाँ पर? संविधान सभा में। ठीक, फिर से एक बार डिस्कस करते हैं कि संविधान सभा निर्वाचित सदस्यों के द्वारा बनी थी, जो 10 लाख लोगों पर एक था। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, इंग्लिश में इसको कहते हैं सिंगल ट्रांसफेरेबल वोटिंग सिस्टम। सिंगल ट्रांसफेरेबल वोटिंग सिस्टम या आनुपातिक मत प्रणाली के द्वारा इनका चुनाव हुआ था और कुल मिलाकर 389 सदस्य थे, जिसमें से 292 सदस्य क्या थे, ब्रिटिश प्रांतों के थे, 93 देसी रियासतों के थे, 4 कमिश्नरी के थे। इनमें से जो चुनाव हो गए थे उसमें 208 कांग्रेस के भी थे, उसमें से 73 क्योंकि इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है, 73 सदस्य मुस्लिम लीग के थे, 15 महिलाएं थीं, 33 एसटी थे और 26 एससी सदस्य थे। तो कुल मिलाकर इस तरीके से बना। अब संविधान सभा अपना काम करना शुरू करती है, तो ये कौन सी डेट थी? 9 अगस्त 1946 को। अब ये तो क्लियर पता है सब लोगों को कि अब अगर कोई भी सभा, जैसे फॉर एग्जांपल क्लास भी है, क्लास में टीचर ना हो तो बच्चे क्या करते हैं, उपद्रव करते हैं। कोई धरना प्रदर्शन हो और उसके नेता को ही गिरफ्तार कर लो, मतलब नेता ही जा रहे हैं धरना प्रदर्शन में, उनके पीछे पीछे भीड़ जा रही है, नेता जो गिरफ्तार कर लो तो क्या हो जाता है, अराजकता फैल जाती है। तो कोई भी सभा बिना किसी अध्यक्ष के नहीं रह सकती, ये क्लियर समझ लो। तो सबसे पहले अध्यक्ष बनाना जरूरी है। तो 9 को बनी गई तो 2 दिन बाद फिर आ गई है 11 को। तो 11 अगस्त 1946 डेट याद रखनी सब लोगों को। 11 अगस्त 1946 कौन बनेगा? अध्यक्ष। अब अध्यक्ष कैसे बने? एक तो हो गया स्थायी, एक हो गया अस्थायी। तो लेकिन अभी तो काम चलाना है, तो क्या कर लो, अस्थायी सदस्य। ग्यारह अगस्त 1946 ये है। 11 अगस्त 1946, 9 अगस्त 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ सेंट्रल हॉल में, और 11 अगस्त 1946 को द्वारा मिलते हैं। और यहाँ पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा क्या बने? ये अस्थायी अध्यक्ष। तो प्रथम अस्थायी अध्यक्ष ये थे। ठीक, एक मेजर घटना और होती है 2 दिन बाद, वो है 13 अगस्त 1946। कुछ गड़बड़ हो गई हम लोगों से एक थोड़ी सी, इसको ना, ये जो है अगस्त नहीं है, दिसंबर है, कंफ्यूजन हो गया थोड़ा सा 15 अगस्त के चक्कर में। दिसंबर, हाँ वो दिसंबर ही करना, 9 दिसंबर में पहले सही चाह रहा था, लेकिन बाद में वो उसके 9 दिसंबर के, वो पहली वाली भी स्लाइड में जो है वो यहाँ पर 9 दिसंबर, कहाँ पर, ये 9 अगस्त की जगह वो सही किया था पहले हमने। ठीक है, यहाँ दिसंबर ही करेंगे।
वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया, कोई बात नहीं, ये होता है, ह्यूमन एरर नहीं है, ये आदमी गलती ना करे तो भगवान बन जाएगा, हैं। तो 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ, उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। किसने रखा? JL नेहरू ने, JL नेहरू ने रखा, और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे जाकर प्रस्तावना का पार्ट बना, आगे चलकर प्रस्तावना या उद्देशिका कह सकते हैं इसको, क्योंकि उद्देशिका का भाग बना। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ। उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या क्या झंडा समिति बनी और झंडा कब अपनाया गया, या राज्य चिन्ह हमारे अब कब अपनाए गए, भारत का संविधान कितने दिन में बनकर निर्माण हुआ। तो ये बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर ये क्लास पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दो, क्योंकि जानकारी अपने तक सीमित रखना सही नहीं है, और लोगों तक पहुँचाओ खूब, जितना मर्जी करें। ठीक है, धन्यवाद।